Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 2nd July, and there is an announcement. I am launching UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several newspapers such as The Hindu, The Indian Express, Economic Times, Mint, Hindustan Times, PIB, Yojana and Kurukshetra, and Down to Earth magazine. So basically we will cover current affairs in holistic way. We will also discuss static parts related to every current affair in detail, which will help you in prelims as well as mains. If you are interested and want to join this program, so for that you have to join the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box and all the details are in the Telegram group. इसके अलावा आई हैव मेड अ वीडियो ऑन द मेंटरशिप प्रोग्राम, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ गवर्नमेंट हाइक्स एक्सपोर्ट टैक्स ऑन पेट्रोल डीजल। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स है उसको हाइक कर दिया है, जो एक्सपोर्ट टैक्स है उसको हाइक कर दिया है। अब एक्सपोर्ट टैक्स को क्यों हाइक किया है? अब एक्सपोर्ट टैक्स को हाइक करने का एक रीज़न ये है, जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर एक्सपोर्ट ना करें, बेसिकली एक्सपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए किया गया है। क्योंकि कंट्री में ऐसी न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि कंट्री में फ्यूल शॉर्टेज हो रही है, जो पंप्स है वो ड्राई हो रहे हैं और वहाँ पे जो फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है। अब उसका रीज़न एक ये था कि फ्यूल की सप्लाई इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जो ऑयल कंपनीज़ है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही थी। एक्सपोर्ट करने की वजह से उनको यहाँ पर बेटर रेवेन्यू रियलाइजेशन हो रहा था, ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा था, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे थे, ना कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ के पंप है वहाँ पर ना भिजवा कर वो लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स को हाइक कर दिया है ऑन पेट्रोल डीजल टू ईज home situation. So with an aim to address the issue of fuel shortage in the country, the government Friday imposed a special additional excise duty on export of petrol and diesel. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, एंड इन एडिशन टू दिस जो ऑयल कंपनीज हैं वो यहाँ पर डिस्करेज होंगी फ्रॉम एक्सपोर्टिंग पेट्रोल एंड डीजल। तो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वर एक्सपोर्टिंग पेट्रोल एंड डीजल टू फॉरेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया फॉर बेटर रेवेन्यू रियलाइजेशन। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेटिव हो रहे थे, जिसकी वजह से जो रिफाइनर्स हैं वो पंप्स में फ्यूल को ना भिजवा कर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्यूल शॉर्टेज जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट टैक्स है वो हाइक कर दिया है ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो oil companies were exporting petrol and diesel because it was more remunerative. The government stepped in after pumps began running dry और फ्यूल शॉर्टेज कंसर्न्स थे जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर स्टेप ये लिया है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स को यहाँ पर रेस कर दिया है फॉर पेट्रोल एंड डीजल। तो विद द एक्सपोर्ट सेस इट होप्स द सिचुएशन विल ईज, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर डिस्करेज होंगी और वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो सकता है कि कम करें। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो वी विल स्किप दिस पेज। ये हम डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू पुतिन, रीइटरेट्स कॉल फॉर यूक्रेन डिप्लोमेसी। तो इंडिया ने ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो इंडिया ने बेसिकली डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है कि ना ही हम यहाँ पर रशिया के साथ हैं ना ही हम यहाँ पर वेस्ट के साथ हैं। हमने यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है, हमने एक तरीके से अपने आप को न्यूट्रल कंट्री दिखाने की कोशिश की है। तो इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेंटेन अ डिप्लोमेटिक बैलेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द रशिया एज द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अनफोल्डेड ओवर द लास्ट 4 months। लेकिन जो बूचा किलिंग्स हुई तो न्यू दिल्ली ने उसको कंडेम किया, जो भी बूचा किलिंग्स हुई, और इंडिया का यही कहना था इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया का स्टैंड यही है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सॉर्ट आउट किया जाए थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो वही हमारा स्टैंड स्टार्टिंग से था और वही स्टैंड हमारा अब भी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन डिस्कस द सिचुएशन इन यूक्रेन इन अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, देयर फोर्थ सच इंटरेक्शन। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन मोदी रीइटरेटेड न्यू दिल्लीज पोजीशन कॉलिंग फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो हमारा यही कहना है कि ये जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी और इसी पोजीशन को अचीव करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट का क्या कहना है? रशियन प्रेसिडेंट का ये कहना है जो वेस्ट है वो जानबूझ के इस क्राइसिस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है कीव को वेपन सप्लाई करके। तो क्रेमलिन, द रशियन प्रेसिडेंट्स ऑफिस सेड पुतिन ब्रीफ्ड मोदी ऑन द डेंजरस एंड प्रोवोकेटिव नेचर ऑफ द लाइन ऑफ द कीव regime एंड इट्स वेस्टर्न पेट्रॉन्स एम्ड एट एस्केलेटिंग द क्राइसिस, और जिसकी वजह से पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
यहाँ पर जब से क्राइसिस हुई है तो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए। तो ऐसे में रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल ऑफ़र किया था इंडिया को, और हमने रशिया का इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो रशिया इज इमर्ज्ड एज अ मेजर ऑयल सप्लायर टू इंडिया, वाइल इंडिया हैज़ नॉट क्रिटिसाइज रशिया ओवर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। लेकिन हमने जो बूचा की किलिंग्स हुई थी, इंडिया ने उसको यहाँ पर कंडेम किया था। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेड है वो रशिया के साथ इंक्रीज़ हुआ है। कुछ टाइम पहले तो रशिया यहाँ पर सेकंड मेजर ऑयल सप्लायर बन गया था टू इंडिया आफ्टर द इराक। तो रशिया के साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो इंक्रीज़ हुआ है। आगे हम डिस्कस करते हैं। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री मूव्स टू चेंज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, फाइन नो इम्प्रिजनमेंट। तो बेसिकली एक अभी ड्राफ्ट ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ Environment, Forest and Climate Change sought feedback from experts and other stakeholders on Friday। तो यहाँ पर प्रपोजल क्या है? तो प्रपोजल ये है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जो यहाँ पर प्रोविजंस है उनको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया जाए। तो यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज करने के लिए प्रोविजंस को ईपीए एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर स्टेक होल्डर से और एक्सपर्ट से फीडबैक मांगा गया है। तो अभी क्या प्रोविजन है? तो इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ईपीए जो है वो फोर्स में आया था नवंबर 1986। तो 1986 में ये फोर्स में आया था। एक्ट एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी, और उसके लिए एक एडिक्वेट सिस्टम ऑफ सिचुएशन होना चाहिए जो कि यहाँ पर एनवायरनमेंट को थ्रेटन कर रहा है, तो उससे कैसे डील किया जाए। अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है या इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन करता है तो वॉयलेटर को पनिश किया जा सकता है विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, और यहाँ पर फाइन देना पड़ सकता है। तो इम्प्रिजनमेंट की भी यहाँ पर एक प्रोविजन था कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और अगर बार बार ये वॉयलेशन करता है तो एडिशनल फाइन जो है यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था। अब इसको ही डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है डीक्रिमिनलाइज हो जाए। जैसा भी फीडबैक आएगा उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। द अमेंडमेंट्स ऑल्सो प्रपोज द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। तो जो भी यहाँ पर पेनल्टी कलेक्ट की जाएगी वो इसी फंड में यहाँ पर रेमिट की जाएगी, जो कि होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। आगे हम चलते हैं। पासिंग स्ट्रेस टेस्ट। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट होती है। तो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो बैंक्स हैं उनका यहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो यहाँ पर कम हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिससे ये पता चला है जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है बैंकिंग सिस्टम में वो डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 7.4% टू 6 ईयर लो 5.9%। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम बैड लोन्स के पैरामीटर पर यहाँ पर देखें। इसके अलावा जो बैंक्स की सिचुएशन है वो ठीक ठाक है। तो अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आता है तो बैंक्स उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो this is good news. It is also comforting that the central bank's stress test indicate that banks are well capitalized and are capable of absorbing macroeconomic shocks. तो macroeconomic shocks यहाँ पर जो बैंक्स है वो एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो बैंक्स की ऐसी कंडीशन है, बैंक्स में इतना वेल कैपिटल है। डेटा प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट शोज दैट जो बैंक्स हैं उसमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखा गया है इन देयर एसेट क्वालिटी अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स, और इन सेक्टर्स में जैसे कि जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, गुड्स, कंस्ट्रक्शन, सारे ही सेक्टर्स आते हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि बैंक्स के एसेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। However, the continuous rise in the SMA 0 and SMA 1 categories, तो इसमें क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब ये SMA 0, SMA 1 क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल NPA कोई अकाउंट बनता है तो वो 90 दिनों के बाद बनता है कि 90 दिनों तक यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं आया तो उसको यहाँ पर NPA में क्लासीफाई कर दिया जाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि बैंक्स जो है वो एकदम 90 दिनों का इंतजार कर रहे होंगे कि 90 दिनों के बाद जब यहाँ पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस नहीं आएगा तब हम यहाँ पर इसको NPA क्लासीफाई करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, बैंक्स पहले ही अर्ली साइंस देखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 दिनों तक कोई इंटरेस्ट नहीं आया या 30 दिनों तक कुछ नहीं दिया गया, तो ऐसे में उनको यहाँ पर स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में डालना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसे 0 से 30 दिन, फिर यहाँ पर 30 से 60 दिन, फिर 60 से 90 दिन, तो ऐसे में स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, तो ऐसे क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो बेसिकली NPA से पहले की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट। द सेंट्रल बैंक हैज़ ऑल्सो कंडक्टेड स्ट्रेस टेस्ट टू गेज द स्ट्रेंथ ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट्स अगेंस्ट माइक्रो इकोनॉमिक शॉक्स, और इससे ये पता चला जो बैंक्स की कंडीशन वो ठीक ठाक है और बैड लोन्स भी यहाँ पर कम हुए हैं। जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैड लोन्स हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।
अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल्स रिवॉल्यूशन। तो इस आर्टिकल को लिखा है एंटोनियो ग्यूटेरेस ने, और ये कौन है? तो ये है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। अब इन्होंने क्या कहा है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इनका ये कहना है कि जो कुछ लीडर्स हैं दुनिया के, वो क्या कर रहे हैं, दे आर थ्रोइंग फ्यूल ऑन द फायर। जैसे ये रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन का, तो उसके बाद जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे में जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉलर्स जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू द कोल, ऑयल एंड गैस, और जिसकी वजह से क्लाइमेट इमरजेंसी बढ़ रही है। तो हमें तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना था, और आप यहाँ पर कोल, ऑयल, गैस, इसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? तो ये पहला इनका क्वेश्चन है। मीनवाइल ऑल क्लाइमेट इंडिकेटर्स कंटिन्यू टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। तो हमें क्लाइमेट इंडिकेटर से यही पता चला है कि आने वाले समय में फेरोशियस स्टॉर्म्स इंक्रीज होने वाले हैं, फ्लड्स इंक्रीज होने वाला है, ड्रॉट इंक्रीज होने वाले, वाइल्ड फायर्स, अनलिवेबल टेम्परेचर्स इन वास्ट स्वाथ्स ऑफ द प्लैनेट। तो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट द आंसर, और ये कभी आंसर हो भी नहीं सकते। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना ज़रूरी है। फॉसिल फ्यूल्स आर द कॉज ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। रिन्यूएबल एनर्जी कैन लिमिट क्लाइमेट डिसरप्शन और एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टर्स लेकिन उसके बाद भी फॉसिल फ्यूल्स को बैक कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट्स है वो अभी भी सब्सिडीज देते हैं फॉर कोल, ऑयल एंड गैस। तो देयर इज़ अ वर्ड फॉर फेवरिंग शॉर्ट टर्म रिलीफ ओवर लॉन्ग टर्म वेलबींग। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप ट्रांजिशन करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप ये ट्रांजिशन करो, आप यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करो। वी आर एडिक्टेड टू फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन हमें सोसाइटीज़ और प्लेनेट की हेल्थ के लिए हमें यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स के साथ हमारा एडिक्शन है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। द ओनली ट्रू पाथ टू एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबल पावर, प्राइसेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अ लिवेबल प्लैनेट लाइज इन अबेंडनिंग पल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स, और हमें यहाँ पर रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि G20 कंट्रीज से ये यही चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि कोल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया जाए एंड विद अ फुल फेज आउट बाई 2030। तो कोल में जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं वो सब 2030 तक ख़त्म की जाए। OECD कंट्रीज़ 2030 तक ख़त्म कर दें, और बाकी कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर 2040 तक ख़त्म कर दें। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल फाइनेंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने इसके लिए 5 पॉइंट प्लान दिया है कि आप कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को अराउंड द वर्ल्ड बूस्ट कर सकते हो। तो पहला, वी मस्ट मेक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी अ ग्लोबल पब्लिक गुड। तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसमें कोई IPR का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक पब्लिक गुड की तरह ट्रीट किया जाए और सारे कंट्रीज़ को ये रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड की जाए। तो फर्स्ट, वी मस्ट मेक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी अ ग्लोबल पब्लिक गुड इंक्लूडिंग रिमूविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो आसानी से यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की जाए, ताकि यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर ट्रांजिशन कर सकें। दूसरी बात, वी मस्ट इम्प्रूव ग्लोबल एक्सेस टू सप्लाई चेन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो दूसरी बात, सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने की बात की गई है। 2020 में वर्ल्ड ने इंस्टॉल किया 5 गीगावाट्स ऑफ बैटरी स्टोरेज, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी है? तो लगभग 2030 तक हमें 600 गीगावाट ऑफ बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट? इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स को ख़त्म किया जाए, जो बॉटल नेक्स है वो यहाँ पर ख़त्म की जाए। इसके अलावा जो लिथियम और अदर बैटरी मेटल्स के हायर कॉस्ट है उनको यहाँ पर कम करने की कोशिश किया जाए कि कैसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर सकते हैं और इन कॉस्ट को कम किया जा सकता है। थर्ड, वी मस्ट कट द रेड टेप दैट होल्ड्स अप सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम देखें तो हमें अगर शिफ्ट करना है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, तो ऐसे में सस्टेनेबल फ्यूचर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड मोर अर्जेंसी फ्रॉम ऑल ग्लोबल लीडर्स। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको लिमिट करना था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। अगर 1.5 डिग्री तक लिमिट नहीं किया तो हमें वर्स्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। द आंसर लाइज इन रिन्यूएबल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग क्लीन इलेक्ट्रिसिटी टू द हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। अब क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं कि आपको यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है, आपको यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर और भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ऑफकोर्स रिन्यूएबल्स आर नॉट द ओनली आंसर टू द क्लाइमेट क्राइसिस। नेचर बेस्ड सोल्यूशन सच एज डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करना, लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करना, तो ये भी यहाँ पर जो एफर्ट्स है वो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हाउ द बैंक हेल्ड इट्स ओन।
तो ये जो आर्टिकल है, हमने पिछले कुछ टाइम में 1-2 आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जिसमें आरबीआई को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जबकि आरबीआई की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने की ही है। लेकिन जो आरबीआई है वो ग्रोथ पे फोकस करता रहा, जिसकी वजह से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं किया। इसके अलावा हमने एक आर्टिकल और पढ़ा था 2-3 दिन पहले, जिसमें ये बात की थी कि जो आरबीआई है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने की बात करता है और इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए भी बात करता है। लेकिन ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा वो बेसिकली दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आरबीआई यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की क्यों कोशिश कर रहा है, तो ये हमने पढ़ा था। तो उस आर्टिकल को, ये जो दोनों आर्टिकल्स थे उनको काउंटर करने के लिए ही ये आर्टिकल लिखा गया, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑथर का यही कहना है, जो आरबीआई को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन पे आरबीआई ने फोकस नहीं किया, ये क्रिटिसाइज़ करना आरबीआई को पूरी तरीके से गलत है। इन्फ्लेशन हैज़ बीन लार्जली द रिजल्ट ऑफ सप्लाई साइड शॉक्स फ्रॉम वेजिटेबल प्राइजेस। तो इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है, तो इन्फ्लेशन का रीज़न ये है कि सप्लाई साइड शॉक्स, इसके अलावा जो क्रॉप डैमेज हो गई ड्यू टू अनसीजनल रेन्स इन लेट 2019, और उसके बाद सप्लाई साइड डिसरप्शंस पैंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो इन्फ्लेशन इसीलिए नहीं था, इन्फ्लेशन का रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन जो था वो यहाँ पर सप्लाई साइड डिसरप्शंस की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर उस समय अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी वो इन्फ्लेशन के ऊपर भी फोकस कर सकती थी, लेकिन उस समय कंट्री वाज रिकवरिंग फ्रॉम पैंडेमिक, तो ऐसे में ग्रोथ को यहाँ पर पुश देना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पर इन्फ्लेशन को फोकस ना करते हुए यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर फोकस किया। और जब ग्रोथ यहाँ पर एक तरीके से ग्रोथ हर सेक्टर तक पहुँच गई, उसके बाद यहाँ पर आरबीआई ने इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करना शुरू किया। तो MPC मॉनेटरी पॉलिसी committee shifted to policy tightening to control inflation when growth impulses became more definitive and entrenched across sectors। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि इन्फ्लेशन जब पैंडेमिक था तो उस समय काउंटर करने का कोई मतलब ही नहीं होता, अगर आपकी कंट्री जो है वो रिकवर ही नहीं कर पाती, तो पहले ग्रोथ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी था और आरबीआई ने यहाँ पर वही किया। फर्स्ट द MPC हाईलाइटेड इन्फ्लेशन कंसर्न्स एंड वोटेड टू रेज द पॉलिसी रेपो रेट। तो यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया गया है, इन्फ्लेशन को यहाँ पर काउंटर करना स्टार्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ये बताया गया है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इन्फ्लेशन टारगेट करती हैं और वो सिर्फ इन्फ्लेशन ही टारगेट करती हैं, उनका ग्रोथ से, उनकी सेंट्रल बैंक का ग्रोथ से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो उन कंट्रीज़ में यहाँ देखा गया कि अगर सोल फोकस इन्फ्लेशन पर होगा तो लोअर इन्फ्लेशन तो होगा उन कंट्रीज़ में, लेकिन यहाँ पर हायर सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो बेसिकली जो आउटपुट वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, और आउटपुट वोलेटिलिटी की वजह से जो यहाँ पर आउटपुट फॉरगॉन होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन से जो नुकसान होगा। तो बेसिकली जो कंट्रीज सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस करते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेशन तो यहाँ पर लिमिट में हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से आउटपुट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और आउटपुट वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो आउटपुट फॉरगॉन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ज़्यादा नुकसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। तो ऑथर ने एक पॉइंट यहाँ पर ये बताया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पाथ टू इक्विलिब्रियम। ये आर्टिकल आप सुन लेना, आप बेसिकली ऑथर के व्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो आपको सिर्फ सुनना है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। तो आर्टिकल आया है इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डिसरिस्पेक्ट इज़ एन अनफॉर्चुनेट ह्यूमन ट्रेट एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस टुवर्ड्स द गॉड एंड फेथ्स ऑफ फेलो ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर नुपुर शर्मा ने कुछ रिमार्क्स दिए थे, इसके अलावा तस्लीम रहमान ने कुछ रिमार्क्स दिए थे अबाउट लॉर्ड शिवा। तो ये दो इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि अगर एक इंसान दूसरे के रिलीजन के बारे में बोलता है तो दूसरे कम्युनिटी के इंसान को ये लगता है कि मैं पहले वाले इंसान के रिलीजन के अगेंस्ट बोल दूंगा, तो यहाँ पर जो रिवेंज है वो पूरी तरीके से हो जाएगा। अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम रिलीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप ऑफकोर्स रिलीजन को क्वेश्चन कर सकते हो, रिलीजन में भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि चेंज होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हिंदुज़म में जो कास्टिज़म है वो चेंज होने की ज़रूरत है, सती चेंज होने की ज़रूरत थी तो क्वेश्चन किया गया, फिर सती सिस्टम बंद हुआ। तो ऐसे ही रिलीजन में चेंज होने की ज़रूरत होती है, रिलीजन में भी कुछ एविल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इफ़ वी डू नॉट क्वेश्चन तो हम ग्रो नहीं कर सकते, हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्टफुल प्रोविंग ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द रिलीजन्स एंड गॉड्स ऑफ ऑल पीपल विद इन इंडिक कल्चर्स। तो यहाँ पर जो रिलीजन है उसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर यहाँ पर एक नोबेल प्राइज़ विनिंग मैथमेटिशियन की एक गेम थियोरी बताई गई है। तो गेम थियोरी को अगर हम रिलीजन के ऊपर यहाँ पर इम्प्लाई करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो इंडिया इज़ करेंटली फेसिंग दिस नॉटी इशू ऑफ कॉम्पिटिटिव इंसल्ट्स टू रिलीजन्स और गॉड्स और प्रॉफिट्स। गेम थियोरी का ये मतलब है, इफ़ द
गॉड, प्रॉफिट्स, स्क्रिप्चर्स ऑफ वन रिलीजन आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारे यहाँ पर रिलीजन को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जा रहा है। और दूसरी यहाँ पर क्या सिचुएशन कि अगर आप एक रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करो तो आप सारे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करो, तब तो यहाँ पर सब खुश रहेंगे। तो इट विल क्रिएट अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम, द नैश इक्विलिब्रियम इन गेम थियोरी विल बी रीस्टैब्लिश्ड ईदर इफ द गॉड्स, प्रॉफिट्स, स्क्रिप्चर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट और इफ दे आर ट्रीटेड विद इक्वल डिसरिस्पेक्ट। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि दो तरीके के लोग हैं इंडिया में भी। एक तो है रेडिकल वोक मार्क्सिस्ट जो कि यहाँ पर हिंदुज़म को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे हैं यहाँ पर रेडिकल इस्लामिस्ट। तो रिसेंटली ल्यूड रिमार्क्स वर मेड ऑन द सीक्रेट शिवलिंग बाय जर्नलिस्ट एंड ट्विटर बेस्ड फैक्ट चेकिंग, जो कि यहाँ पर ल्यूड रिमार्क्स दे रहे थे अगेंस्ट द शिवलिंग। फिर यहाँ पर नुपुर शर्मा के रिमार्क्स आए। तो द कॉमन थीम इज दैट द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी इन द लैंड, क्रिश्चियनिटी इन द वेस्ट एंड हिंदुज़म इन इंडिया। तो अगर आप किसी डोमिनेंट मेजॉरिटी ग्रुप के बारे में कुछ बोलते हो और यहाँ पर अगर उस कम्युनिटी से आता है जो कि मिनॉरिटी में है, तो बेसिकली वो यहाँ पर सेल्फ विक्टिमाइजेशन के कार्ड को प्ले करते हैं। तो अगर डोमिनेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट आप कुछ बोलते हो तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता है, लेकिन अगर आप मिनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो वो इशू बन जाता है। वैसा वेस्ट में भी देखा गया और वैसा ही इंडिया में भी देखा जा रहा है। तो नॉट जस्ट वन साइड, शॉकली अभी किलिंग हुई, जैसे कि उदयपुर की किलिंग्स हुई, उससे पहले भी 2019 में किलिंग्स हुई थी, 2022 में किलिंग्स हुई थी। But their demand for respect is not a one-way street. Even India's permanent representative to the United Nations, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर आप फोबियाज को जो ट्रीट करने की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने एक दिन अलॉट कर दिया है फॉर इस्लामोफोबिया। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन में इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस तिरुमूर्ति, उनका ये कहना है कि फोबिया हर रिलीजन के अगेंस्ट है। तो यूएन को अगर यहाँ पर फोबिया ही ट्रीट करना है रिलीजन के अगेंस्ट, तो हर रिलीजन को इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ऑल रिलीजन्स कैन बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो क्वेश्चन। तो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट से ट्रीट करने की ज़रूरत है और रिलीजन को क्वेश्चन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हिंदुज़म में जो कास्टिज्म है उसे क्वेश्चन किया जा सकता है, जो मॉडर्न इस्लाम में मिसोजिनी है उसे क्वेश्चन किया जा सकता है, जो क्रिश्चियनिटी में चर्च चाइल्ड अब्यूज़ है उसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो किसी भी रिलीजन में अगर कुछ इविल प्रैक्टिसेस हैं तो उनको क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन करना बिल्कुल गलत बात नहीं है। जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक रिफॉर्म कैसे होगा। अब हम आगे चलते हैं, वर्ड पेज पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो हांगकांग है, तो हांगकांग एक ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। 1997 में हांगकांग को ब्रिटेन ने चाइना को वापस दे दिया था, लेकिन यहाँ पर एक डील हुई थी कि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर ज़्यादा राइट्स देगा लोगों को, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगी, इसके अलावा ऑटोनमी दी जाएगी हांगकांग को, जो कि 2047 तक तो होगी। तो इस सिस्टम को ही बोला गया था वन कंट्री टू सिस्टम। तो देयर इज़ नो रीज़न टू चेंज हांगकांग्स वन कंट्री टू सिस्टम। तो ऐसा यहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ये कहना है कि कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की जा रही है हांगकांग के वन कंट्री टू सिस्टम को चेंज करने की। तो बेसिकली कंट्री तो एक है कि चाइना का ही पार्ट है हांगकांग, लेकिन यहाँ पर सिस्टम्स दो हैं कि हांगकांग का सिस्टम पूरी तरीके से अलग है इन कंपेरिजन टू चाइना। मिसाइल स्ट्राइक स्किल्स 21 इन यूक्रेन्स ओडेसा। अभी जो ओडेसा पोर्ट है ये यूक्रेन में है। तो रशियन मिसाइल अटैक्स ऑन रेसिडेंशियल एरियाज इन अ कोस्टल टाउन नियर द यूक्रेनियन पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा। तो ओडेसा पोर्ट कहाँ पर है ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। टू सेव इट्स हनी इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया इज़ वाइपिंग आउट बीज बाय द मिलियंस। अब ये क्या है, तो ये एक माइट की प्रॉब्लम है जो कि है वरोआ माइट। अब वरोआ माइट कैसी होती है, तो यहाँ पर बताया गया है द माइट्स विच आर रेडिश ब्राउन एंड अबाउट द साइज ऑफ ए सेसमे सीड। और ये यहाँ पर बी टू बी जो है स्प्रेड कर जाती है, इंक्लूडिंग कॉम्स दैट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। तो अगर इनको अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये जो कॉलोनी ऑफ हनी बीज है सबको इम्पैक्ट कर सकती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए बस वरोआ माइट किससे एसोसिएटेड है, तो बी से एसोसिएटेड है। अब हम आगे चलते हैं इकॉनमी पेज पर। बैंक बोर्ड ब्यूरो अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर नई बॉडी बनाई जाएगी। तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज़ approved a government resolution for establishing the Financial Services Institutions Bureau। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्लेस पर अब आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, जो कि यहाँ पर सेलेक्ट करेगा चीफ्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो जो कि यहाँ पर सेलेक्ट करेगा चीफ्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज वॉज इन लिम्बो, जब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि बीबीबी के पास पावर नहीं है टू सेलेक्ट डायरेक्टर्स एंड चीफ्स ऑफ पीएसयू इंश्योरर्स। तो उसके बाद यहाँ पर एक नई बॉडी बना दी गई है जिसका कि नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, क्योंकि बीबीबी पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो फिर से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आगे चलते हैं। जो यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो 2016 में बनाई गई थी। तो पहले तो ये सिर्फ सीईओज और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सेलेक्ट किया करती थी। बाद में
इसको यहाँ पर पावर दे दी गई टू सेलेक्ट द चीफ्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन एग्रीज रूल्स टू रेन इन वाइल्ड वेस्ट क्रिप्टो मार्केट। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है वो कुछ रूल्स लेकर आया कि क्रिप्टो मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो क्रिप्टो करेंसी कंपनीज विल नीड अ लाइसेंस। इसके अलावा कस्टमर सेफ गार्ड्स होंगे ताकि यहाँ पर कंज्यूमर्स जो हैं वो यहाँ पर सेफ गार्ड हो सकें। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स लेकर आए गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा और यहाँ पर कस्टमर सेफ गार्ड्स को इंश्योर करना पड़ेगा, तभी वो जो है डिजिटल टोकन्स को सेल कर सकते हैं इन द यूरोपियन यूनियन। आगे हम चलते हैं। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, वो रिव्यू का पेज था। एक्सप्लेन पेज, तो एक्सप्लेन पेज पे आप पहली स्टडी देख सकते हैं, कोविड वैक्सीन फाउंड हाईली इफेक्टिव फॉर पीपल अक्रॉस बॉडी वेट्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से सब वेरिएंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक बुक के बारे में है, कंसाइज कंपेनियन टू अ बेस्ट सेलिंग। तो ये किताब के बारे में जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। आईफोन जो है, आईफोन में क्या है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे लॉ एंड प्रेसिडेंट ऑन क्लबिंग ऑफ केसेस एंड एसटी डिनाइल ऑफ नुपुर शर्मा प्ली। तो यहाँ पर जो नुपुर शर्मा है इनके अगेंस्ट केसेस थे, तो बेसिकली सिमिलर केसेस थे, अलग अलग स्टेट्स में थे। तो इनका ये कहना था कि इन सारे केसेस को क्लब कर दिया जाए और यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया है केसेस को। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ और प्रेसिडेंट क्या कहता है उन क्लबिंग ऑफ केसेस। On Friday, the Supreme Court declined a plea by former BJP spokesperson Nupur Sharma to club the hate speech cases जो कि उनके अगेंस्ट फाइल किए गए थे across the country. On what grounds are such cases clubbed? A person can't be prosecuted more than once for the same offence। जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पर राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी कि एक ही गुनाह के लिए एक इंसान को एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो एक ऑफेंस के लिए एक बार ही सज़ा मिलती है। तो मल्टीपल FIRs ऑन द सेम इंसिडेंट वुड वर्चुअली मीन मल्टीपल ट्रायल्स। तो अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट इन सच अ सिचुएशन इज अ प्रोसीजरल सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव लिटिगेशन। फिर TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 का वर्डिक्ट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक ही इशू पर एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती हैं। दैट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर कांट बी अ सेकंड FIR ऑन द सेम इशू। तो देयर कैन बी नो सेकंड FIR एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर कैन बी नो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसीट ऑफ एवरी सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस सेम हो। तो अगर ऑफेंस एक ही हो तो एक ही FIR होगी, उसमें बार बार FIR करने की ज़रूरत नहीं है सेम इशू को लेकर, क्योंकि आर्टिकल 22 में यही लिखा है कि जो इंसान को एक गुनाह की एक ही बार सज़ा होगी, तो एक ऑफेंस की एक ही बार सज़ा होगी, 2 बार तो वैसे भी सज़ा नहीं हो सकती। तो 10 FIR का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि 10 बार सज़ा हो जाएगी। फिर यहाँ पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड दिस रूलिंग एंड सेड दैट अगर सिमिलर FIRs होती हैं डिफरेंट जूरिसडिक्शन तो बेसिकली फंडामेंटल राइट का ये वॉयलेशन है। तो सब्जेक्टिंग एन इंडिविजुअल टू न्यूमरस प्रोसीडिंग्स जो कि डिफरेंट जूरिसडिक्शन में हो रही है, वो एक इंसान के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है। तो कोर्ट सेड दैट इन सच अ सिचुएशन जो पिटिशनर है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारी प्रोसीडिंग्स को क्लब कर देगी। तो ये प्रेसिडेंट थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।